एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के केस हरिशंकर बागला एंड अदर्स वर्सेस एमपी स्टेट। इस केस का जो रेफरेंस है वो है AIR 1954 SC 465 और इस केस का जो सब्जेक्ट है इस मामले में कॉटन टेक्सटाइल कंट्रोल ऑफ मूवमेंट एक्ट 1948 के सेक्शन 3, 4 और इसेंशियल सप्लाई टेम्पररी पावर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 3, 4 एवं 6, 7 की व्याख्या की गई है, जिसमें यह बताया गया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) FG के अंतर्गत कॉटन टेक्सटाइल कंट्रोल ऑफ मूवमेंट एक्ट 1948 की जो खंड 3 है की वैधानिकता पर प्रकाश डाला गया है। इस केस का फैक्ट क्या है? इस केस में यह बताया गया है जो हरिशंकर बागला और उनकी पत्नी गौतमी बागला दोनों ही बंबई से कानपुर रेल यात्रा में 6 मग सूती कपड़ा लेकर यात्रा कर रहे थे और इन सूती कपड़ों को ले जाने के लिए इनके पास पर्याप्त परमिट नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें इटारसी रेलवे स्टेशन पर कुछ पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा इन्हें रोक लिया गया और इनके ऊपर इसेंशियल सप्लाई टेम्पररी पावर एक्ट 1946 के सेक्शन 7 और इसके सहपाठी कॉटन टेक्सटाइल कंट्रोल ऑफ मूवमेंट एक्ट 1948 के सेक्शन 3 के संबंध में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत ही जांच और उलट-फरेर के बाद इनके चालान इशू किया गया और इनके संबंध में जो मामला है उसे उच्च न्यायालय को भेज दिया गया और जो मामला है वह उच्च न्यायालय ने इसलिए अपने पास मंगवा लिया क्योंकि इस मामले में बहुत से प्रश्न लॉ के संबंध में थे। इसीलिए न्यायालय से उच्च न्यायालय ने इन मामलों को अपने समक्ष मंगवा लिया। जब उच्च न्यायालय ने मामले को अपने समक्ष मंगाया तो उन्होंने मामले को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और जिसके अंतर्गत इसेंशियल सप्लाई टेम्पररी पावर एक्ट 1946 के सेक्शन 3 और 4 को असंवैधानिक घोषित किया। साथ ही जो सेक्शन 6 है उसे भी रेल अधिनियम के अंतर्गत असंगत घोषित किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसकी असंगतता का इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और साथ ही उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि जो अभियोजन पक्ष है वह मामले को परीक्षण न्यायालय से कार्यवाही करेगा और मामले को परीक्षण न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया और इसके संबंध में उच्च न्यायालय ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132 और 134 के अंतर्गत अपीलातिगढ़ और उत्तराधिगढ़ दोनों को ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया। यह मामला उच्चतम न्यायालय में आया। इस मामले की जो सुनवाई थी वह अधिवक्ता उमर गिल के द्वारा किया जा रहा था, तो उमर गिल ने इसके समक्ष में कुछ विशेष बिंदुएं प्रस्तुत किया। उनका प्रथम जो बिंदु था वो इसेंशियल सप्लाई टेम्पररी पावर एक्ट 1946 के सेक्शन 3 और 4 और कॉटन टेक्सटाइल कंट्रोल ऑफ मूवमेंट एक्ट 1948 के जो पार्ट 3 है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) FG के अंतर्गत मूल अधिकारों का हनन करता है। उनका दूसरा बिंदु यह था कि जो कॉटन क्लॉथ ऑर्डर के अंतर्गत जो टेक्सटाइल कमिश्नर है उनको यह विशेष शक्तियां और अधिकार प्रदान किया गया है कि वह इसके समक्ष में परमिट दे भी सकता है और परमिट नहीं भी दे सकता है।
साथ ही तीसरा बिंदु था इसेंशियल सप्लाई टेम्पररी पावर एक्ट 1946 के सेक्शन 3 जो स्वीकार्य सीमा से बाहर विधायन शक्तियों को प्रत्योजित किया जा चुका है। और चौथा बिंदु था कि जो कॉटन क्लॉथ ऑर्डर के प्रावधान भारतीय रेल अधिनियम के जो सेक्शन 26, 27, 41 के विरोधी थे, जो पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। और पांचवा बिंदु था कि उच्च न्यायालय ने यह निर्देशित किया है कि धारा 6 असंगत अविधिमान्य है, तो इसके अंतर्गत जो धारा 3 है उसे भी असंगत अविधिमान्य घोषित किया जाए। तो इसके संबंध में जो उच्चतम न्यायालय है उन्होंने कुछ विशेष प्रश्न, कुछ विशेष अभिव्यक्ति व्यक्त की है। तो उनका प्रथम प्रश्न यह था कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) FG जो है, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपना संपत्ति और व्यापार करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। जो परमिट होती है वो किसी व्यापार पर प्रतिबंध जरूर लगाती है। साथ ही जो सूती वस्त्र जैसे आवश्यक वस्तुओं का जो उत्पादन, नियंत्रण और वितरण करने को रोकने के लिए आपत्ति काल में इसके लिए इसेंशियल सप्लाई टेम्पररी पावर एक्ट 1946 पारित किया गया। और इसके रोकने के लिए केंद्र सरकार को समय समय पर जो सूती वस्त्र के उत्पादन, वितरण और अंतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पर जो कॉटन क्लॉथ का जो एक्ट है वह यह नहीं कहता है कि आप व्यापार ना करो। इसका यह कहना है कॉटन टेक्सटाइल कंट्रोल ऑफ मूवमेंट एक्ट 1948 जो है वो यह कहता है कि आपको इन व्यापार को करने के लिए टेक्सटाइल जो कमिश्नर ऑफिसर है उससे परमिट प्राप्त करना होगा। इस प्रकार से जो उच्चतम न्यायालय है वह उच्च न्यायालय के विचार से सहमत थी। उच्चतम न्यायालय का द्वितीय प्रश्न यह था कि जो अपीलार्थी गण है उसने किसी भी प्रकार का परमिट के लिए आवेदन किया ही नहीं था, तो उसे इस प्रश्न को उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर उसने किसी प्रकार का प्रयत्न किया होता और उसका जो आवेदन है वह निरस्त किया गया होता तो वह इसके संबंध में इस कानून को चुनौती दे सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसके संबंध में यदि कमिश्नर के पारित आदेश के द्वारा अगर किसी प्रकार की हानि हुई है तो अपीलार्थी गण ने इसके संबंध में कुछ विशेष उदाहरण व्यक्त करे। उनका कथन था कि जिस प्रकार द्वारका प्रसाद यूपी राज्य के संबंध में जो AIR 1954 SC 224A जो कोल कंट्रोल एक्ट 4(3) का जो बात था उसे जिस प्रकार से अविधिमान्य घोषित किया गया है उसी प्रकार से उसे इस धारा 3 को भी अविधिमान्य घोषित किया जाए। तो इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि द्वारका प्रसाद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का जो यह मामला था यह इस विवाद से बिल्कुल भिन्न था, इसीलिए इन दोनों का कोई भी समानता नहीं किया जा सकता और अपीलार्थी का अपील जो है अस्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने अपना द्वितीय प्रश्न प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष द्वितीय प्रश्न यह था कि जो इसेंशियल सप्लाई टेम्पररी पावर एक्ट 1946 के सेक्शन 3 स्वीकार्य सीमा से बाहर विधायन शक्तियों को प्रत्योजित किया जा चुका है और केंद्र सरकार की जो शक्तियां धारा 4 को इस तृतीय प्रश्न में वर्णित करता है। यहाँ पर भारत का जो संविधान
और दिल्ली का जो विशेष अधिनियम है 1972 के कई ऐसे मामले AIR 1952 इस न्यायालय में बहुमत से निर्णित किए जा चुके हैं। चूंकि अधिवक्ता ने इसके समक्ष में कुछ विशेष रुचि नहीं दिखाई, तो उच्चतम न्यायालय ने इसे भी विस्तृत वर्णन करना उचित नहीं समझा। यहाँ पर केंद्र सरकार धारा 4 के अंतर्गत अपनी शक्तियों को धारा 3 के अंतर्गत प्रत्योजित कर सकती है। धारा 4 अधिकारियों को वर्णित करती है जहाँ पर शक्तियों को प्रत्योजित किया जा सकता है। इसीलिए जो धारा 4 है उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। चौथे प्रश्न के संबंध में उच्चतम न्यायालय में यह वर्णित किया गया है कि जो कंट्रोल ऑर्डर के जो सेक्शन 3 और 4 है वो रेल अधिनियम के सेक्शन 26, 27 और 41 के विरोधी नहीं है और ना ही 3 और 4 ये रेल अधिनियम के किसी भी अयोग्यता को ग्रसित करते हैं। जो सेक्शन जो 3 है वो परमिट को संबोधित करती है व्यापार शुरू करने के लिए, जिसके अंतर्गत धारा 4 के अंतर्गत टेक्सटाइल कमिश्नर के द्वारा परमिट जारी किया जाता है। इसीलिए इन धाराओं को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। अंतिम प्रश्न उच्चतम न्यायालय का अंतर्गत यह था कि अपीलकर्ता ने इसके संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया कि जो धारा 6 है जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तो धारा 3 भी 6 की मिश्रित है, तो उसे भी असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से धारा 6 को असंवैधानिक घोषित किया है, उसने इसके संबंध में भूल की है, क्योंकि धारा 6 न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ना तो वह किसी भी अस्तित्व वाली विधि को ना तो निराशित करती है और ना ही उसे हटाती है। वह जस्ट विधि का बाईपास करती है। बाईपास करना किसी विधि को अस्तित्व से ना तो निराशित करना होता है और ना ही उसे हटाना होता है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने स्वयं ही यह घोषित किया है कि जो यह कार्य प्रत्योजक के द्वारा किया ही गया नहीं है। यहाँ पर स्वयं सांसद ने यह कार्य किया है, जहाँ पर सांसद ने धारा 6 को अनियमित घोषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह अधिमान्य किया है कि जो धारा 3 के द्वारा पारित आदेश इस अधिनियम के अलावा भी पारित किए गए किसी अन्य अधिनियम में असंगतता के बावजूद भी अस्तित्व में रहेगा। तो इस प्रकार से जो धारा 6 होती है वो प्रत्योजक के द्वारा नहीं किया गया होता है, तो यहाँ पर हम इसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो इसेंशियल सप्लाई टेम्पररी पावर एक्ट 1946 का जो सेक्शन 3, 4 और 6 है यह पूर्ण रूप से संवैधानिक है और उच्चतम न्यायालय के जो आदेश है वह संवैधानिक है। तो इस प्रकार से जो अपील है वह अस्वीकार्य की गई और पुनः और परीक्षण न्यायालय को यह कार्य सौंप दिया गया। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लेट डाउन यह है कि किसी विधि के प्रावधानों को किसी समय पूर्ण रूप से बाईपास करना, उस विधि का विवक्षित या निराशित करना या हटाना नहीं माना जा सकता। और दूसरा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f)(g) यह मूल अधिकारों का हनन नहीं करता है और जो इसेंशियल सप्लाई टेम्पररी पावर एक्ट 1946 का सेक्शन 3, 4 और 6
पूर्ण रूप से संवैधानिक है, जो कि रेल अधिनियम के सेक्शन 26, 27 और 41 को प्रभावित करता है और इसमें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं है। तो ये तो हो गए प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन ऑफ दिस केस। तो ये हो गया केस ऑफ हरिशंकर अदर्स वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का। अगर इस केस के संबंध में किसी प्रकार का डाउट, क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी केसेस वीडियोस बनाती रहूं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और केस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।